हेलो एवरीवन, तो मैं हूं दिव्या त्रिपाठी और जैसा कि आपको पता है इस चैनल पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त के बारे में। तो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी आपको वीडियोस हो वो आपको पहले मिल जाया करे। बेल आइकन को दबा दीजिए वहां पे ताकि जल्दी जल्दी वीडियो जो है वो आपको मिल जाया करे। खैर, कुछ मेरे बारे में आपको पता है, मेरा नाम जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ और मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ कैलकाटा हाईकोर्ट पे। अब आगे बढ़ते हैं अपने सेशन के टॉपिक की तरफ, जिसके बारे में आज हमने ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए रखा है। तो खैर, आपको बाहर टॉपिक देख के समझ में आ चुका होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो किस बारे में है। हम बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त के बारे में, यानी कि 1947 के वक्त के बारे में। देखिए, कम्युनल राइट का वो जो दौर था वो कब का शुरू हो चुका था। आपको याद होगा, जो मैंने बताया था कैलकाटा किलिंग डे से वो वक्त शुरू हो चुका था। पहली बार कम्युनल राइट इंडिया में उस दिन से जो होना शुरू हुआ वो कम्युनल राइट आज तक थमने का नाम नहीं लिया। कुछ ऐसा ही होता है इंडिया और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, जब ये डिमांड उठी। मैंने आपको क्या बताया था कि पाकिस्तान कोई नाम नहीं है। आप अगर सोचते हैं कि पाकिस्तान कोई नाम है जिसमें पाक शब्द आता है या कोई और शब्द आता है, तो आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान कोई नाम नहीं बल्कि ये मांग थी। ये मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे पीछे पंजाब था, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा था, कश्मीर का हिस्सा था, सिंध का हिस्सा था, बालूचिस्तान का हिस्सा था। ये एक मांग थी जो कि पूरा एक नाम फॉर्म करके बन गई। खैर, जब विभाजन होता है उसके बाद कुछ ये एक सिलसिला चला जिस तरीके से इतने बदले की सिनारियो चलनी शुरू हो गई। रेप के बदले रेप, मर्डर के बदले मर्डर। कम्युनल राइट का जो सिनारियो हुआ वो थमना शुरू कभी हुआ ही नहीं, लेकिन ये इस हद तक बढ़ जाएगा इसकी स्थिति का अंदाजा किसी को नहीं लगा था। ना तो पटेल साहब को अंदाजा था इसका, ना तो नेहरू जी को अंदाजा था इसका कि स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी। क्योंकि लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं कि जिनको पाकिस्तान जाना वो पाकिस्तान जाएंगे, जिनको इंडिया आके रहना यानी भारत हिंदुस्तान आके रहना वो हिंदुस्तान में आके रहेंगे। फ्रीडम एट मिडनाइट की किताब थी, बहुत ही फेमस लेखक थे डोमिक लैपरी और लैरी कॉलिंस द्वारा इनकी लिखी गई किताब थी फ्रीडम एट मिडनाइट। इसमें इन्होंने मेंशन करा था उस दिन के बारे में, 10 डाउन्स एक्सप्रेस के बारे में, जो कि लाहौर से निकलती है और अमृतसर के स्टेशन पे जाती है। स्टेशन मास्टर मिस्टर सिंह जब वहां पे देखते हैं कि एक्सप्रेस 10 डाउन्स एक्सप्रेस जो है वहां स्टेशन पे आके रुकी है, लेकिन खिड़की से ना तो कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था, ना तो ट्रेन की बोगी के दरवाजे खुले। आखिर ये मांजरा क्या था कि ट्रेन लाहौर से अमृतसर स्टेशन पे आके रुक चुकी है, ना कोई बच्चा खिड़की से झांकता हुआ दिख रहा है, ना कोई इंसान बाहर झांकता हुआ दिख रहा है, ना किसी ने दरवाजा खोला। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने के लिए खोला कि आखिर ये मांजरा चल क्या रहा है, तो जैसे वो दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं अंदर कि अंदर लाशों का भरमार पड़ा हुआ था। उनको समझते हुए देर नहीं लगी कि ये ट्रेन नहीं बल्कि लाशों का, डेड बॉडीज का ये ट्रेन, एक मलबा भेजा गया है यहाँ पे। अंदर पूरी की पूरी जो बॉडीज थी, किसी का सर कटा हुआ था, किसी की आंतें बाहर आ गई थी, किसी की आंख बाहर आ गई थी, किसी का हाथ और पांव कटा हुआ था। वो भयावह दृश्य जिसे देख पाना बहुत ही मुश्किल था और जो कि उन दिनों में बहुत ही आम था। एक बोगी के बाद दूसरी बोगी जाते कि कोई तो कहीं जिंदा मिल जाए, कोई तो होगा अंदर जो अंदर जिंदा होगा। लेकिन एक बोगी के बाद दूसरी बोगी, दूसरी बोगी के बाद तीसरी बोगी, ऐसा करते रहे। लेकिन लाशों का जो सिलसिला था वो थमा नहीं, लाशों का सिलसिला चलता ही रहा। और ऐसा करते करते आखिरी बोगी तक भी यही सीन चला। आखिरी बोगी आते आते स्टेशन मास्टर की हालत बहुत खराब होनी शुरू हो गई। उन्हें वोमिटिंग जैसी सिचुएशन आ गई, चक्कर से आने लगे। उस स्थिति को देख पाना और उसे सहन कर पाना बस की बात किसी की नहीं थी। अंतिम बोगी पर हत्यारों ने अपना सबूत भी छोड़ा था कि वो आखिर हत्यारे थे कौन। उन्होंने साफ साफ अंतिम बोगी पे बड़े बड़े अक्षरों में खून से लिखा था कि नेहरू और पटेल को उनका आजाद भारत, उनका अपना भारत मुबारक हो। कुछ इस तरीके की सीन जो कि चले थे उस टाइम पे, आजादी के टाइम पे। अब यहाँ पे जो आजाद हो चुका, बहुत सारे लोग जो थे यहाँ से, अब देखिए सीन कुछ ऐसा चल रहा था क्योंकि आजाद हुआ था।
अब कुछ लोग थे जो मर्जी से जा रहे थे पाकिस्तान, कुछ लोग थे जिनको कहीं ना कहीं ले जाने के लिए बहुत सारे सीन और बहुत सारे सिनारियो कराए गए थे। उस टाइम पे जो पाकिस्तान के जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रहे थे, जिनकी जो कि दलित रहे थे, मंडल साहब, उन्होंने अपनी किताब में, अपनी बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया था कि किस तरीके से जिन्ना ने अपने भाषणों के द्वारा लोगों तक ये बातें पहुंचाई कि हम अल्पसंख्यकों को अपने यहाँ लेके जाएंगे, पाकिस्तान लेके जाएंगे, और जो भी पाकिस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक बन के रहेगा उनको सारी की सारी सुविधाएं जो है उनको वहां पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, उनको वहां पे दी जाएंगी अगर वो पाकिस्तान जाता है तो। कुछ इसी बहकावे में आके, कुछ इन्हीं चीजों के बहकावे में आके बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान चले जाते हैं और यहाँ पे मंडल जी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं। अब चूंकि अल्पसंख्यकों में मंडल जी को बहुत ज्यादा माना जाता था, तो उनके जितने भी फॉलोअर्स, उनके जितने भी मानने वाले लोग थे वो उनके साथ पाकिस्तान चले जाते हैं। मंडल जी की अगर ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो उनमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि किस तरीके से उनको वो जगह तो मिली जिस जगह का उनको वादा किया गया था, उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया, पहला पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन किस तरीके से वो वहां से वापस लौट के आ जाते हैं भारत में, क्योंकि वहां पे अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरीके से बिहेव किया गया, कन्वर्जन का रेट हो चाहे रेप का हो, देखिए दोनों देशों में जिस तरीके से चल रहे थे, विवाद चल रहे थे, उस टाइम पे कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल था। उसी वक्त पे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये प्रस्ताव हुआ था, भारत सरकार के बीच में और पाकिस्तान सरकार के बीच में ये प्रस्ताव हुआ था कि भारत जो है 75 करोड़ रुपए देगी पाकिस्तान को। इस सीन को बताने से पहले सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि उस टाइम भारत के पश्चिमी इलाके में, जो कि जौनागढ़ नाम का एक जगह हुआ करता था, जहां पे वहां के जो राजा थे, जो शासक थे, वो मुसलमान थे, जबकि वहां की अधिकतर जो आबादी थी, 99% जो आबादी थी, वो हिंदुओं की आबादी थी। वहां के राजा पाकिस्तान में जाना चाहते थे, पाकिस्तान के साथ सम्मिलित होना चाहते थे, लेकिन वहां की आबादी जो थी वो पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी, जो कि एक अभियान के रूप में भी होती है और अभियान के रूप में उठती है, जहां पर वहां के नागरिक कहते हैं कि हम पाकिस्तान क्यों जाएं। वहां के राजा सबको ये कह रहे थे कि आपको चलना चाहिए, हमारे साथ पाकिस्तान चलना चाहिए, वहां पे हमें बहुत सारी चीजें होंगी जो मुहैया कराई जाएंगी। तो वहां के लोगों ने अभियान शुरू कर दिया था इस चीज को लेके। खैर, लोग तो नहीं गए, लेकिन जब वहां पे इंडियन आर्मी जब वहां पे पहुंच जाती है, जूनागढ़ में जब इंडियन आर्मी पहुंच जाती है, उसके बाद राजा जो थे वो, अगर एक्सपर्ट की और उस वक्त पे टाइम पे अगर लोगों की बात माना जाए तो थोड़ी सी असेंटिक टाइप के इंसान थे। जब वो जाते हैं, पाकिस्तान जाते, तो अपने साथ अपने 100 कुत्तों को भी लेके जाते हैं। जैसे ही उनका जहाज जो है पाकिस्तान पहुंचता है, तो गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए वहां पे मिनिस्टर्स, वहां पे सैनिक, सब कोई खड़े थे। तो जैसे ही वो जहाज का जब वो गेट खुलता है, तो सबसे पहले उनके जो कुत्ते हैं वो भागते हुए नीचे उतरते हैं, क्योंकि वो भी 2 घंटे से बंद थे। तो अपने 100 कुत्तों को अपने साथ लेके जाते हैं। यहाँ पे अब जौनागढ़ की मांग तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तेज हुई हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान को जौनागढ़ चाहिए था, लेकिन जौनागढ़ किसी भी तरीके से पाकिस्तान से किसी भी सटे हुए रीजन के पास नहीं था, तो कहीं से भी पाकिस्तान उसे अपने में मिला नहीं पा रहा था। यहीं पे दूसरी साइड का किस्सा ये हो रहा था कि कश्मीर में, इसके ठीक उलट कश्मीर में जो राजा थे वो हिंदू थे, और जबकि घाटी में रहने वाले अधिकतर जो थे वो मुसलमान थे, घाटी में रहने वाले अधिकतर मुसलमान थे। वहां पे राजा के बारे में ये कहना तो गलत होगी, राजा उस समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन हाँ, कश्मीर का सीन थोड़ा सा अलग था उस वक्त के टाइम पे, क्योंकि कश्मीर में पॉलिटिकल कुछ अंदर जो पॉलिटिकल रैलीज थी, जो कुछ पॉलिटिकल गठबंधन थे, वो थोड़े अलग तरफ इशारा कर रहे थे, जिसमें से शेख अब्दुल्ला साहब जो है, उनका अगर जिक्र ना किया जाए तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। तो उनका ये कहना था, ना उनको पाकिस्तान में जाना था, ना उनको भारत में आना था। शेख अब्दुल्ला साहब का अगर देखेंगे, कुछ पॉलिटिकल अगर मत की बात अगर मानेंगे, तो उनको अपने एक ऑटोनोमस चाहिए था, ऑटोनोमस स्टेट चाहिए था। लेकिन उसी वक्त जब इंडियन आर्मी से जब बातचीत होती है, और उस वक्त पे कुछ युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जिद पे अड़ जाता है कि उसे कश्मीर चाहिए, मतलब उसे कश्मीर चाहिए, और पाकिस्तान ने अपनी आर्मी छोड़ दी थी कश्मीर के अंदर, और वो लोग अंदर आके कब्जा करना शुरू कर देते हैं। तब जाके
जो वहां पे राजा थे कश्मीर के, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेसेशन जो है वो साइन कर लेते हैं इंडिया के साथ, और तब कश्मीर हमारा पार्ट बन जाता है। वहीं पे हैदराबाद के अगर निजाम की बात करें तो वहां पे देखिए, अगर आप उसके चारों तरफ उस वक्त अगर आप मैप देखेंगे हैदराबाद का, तो उसके चारों तरफ, हैदराबाद के चारों तरफ उस टाइम पे सारे के सारे ब्रिटिश इंडिया वाले स्टेट्स थे, और बीच में उधर हैदराबाद अकेला था, जहां पे निजाम साहब जो थे वो मान नहीं रहे थे रियासत छोड़ने के लिए। खैर लास्ट में जब इंडियन आर्मी जब वहां पहुंच जाती है, तब जाके वहां पे वो भी मान जाते हैं और भारत को उसका हिस्सा बना दिया जाता है। अब यहाँ पे पाकिस्तान की डिमांड रहती है कि 75 करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक से दिया जाए पाकिस्तान को। यहाँ पे 20 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके थे पाकिस्तान को, उसके बाद बाकी 55 करोड़ रुपए की डिमांड जो थी वो पाकिस्तान अभी भी कर रहा था। यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग थे, उनका मत भी सही था। उन्होंने कहना शुरू किया कि जहां पे हमारे जो लोग हैं मारे जा रहे हैं, कश्मीर में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वो लोग अंदर आके हमारे लोगों को मारे जा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी का, जान का, माल का, हर चीज का नुकसान हो रहा है। इस टाइम में हम खुद बंटवारा होकर एक अलग देश बने हैं, हमें हमारे लोगों को संभालने के लिए हमारे पास खुद पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं हो पा रहे हैं, और इस टाइम पे क्या पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना क्या जाहिर है, क्या सच है, क्या देना चाहिए हमें? क्योंकि हम उससे युद्ध की स्थिति में, वो कहीं से भी कुछ भी मान नहीं रहा है। लेकिन सारे लोगों ने मना कर दिया। लेकिन गांधी जी उस टाइम अनशन पे चले गए थे, अमरण अनशन पे, ना पानी ना खाना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वो 55 करोड़ रुपए दे दो, एक मोरल पॉलिसी के रूप में हमें देना चाहिए पाकिस्तान को, और भारतीय रिजर्व बैंक से निकाल के दे दो। बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश की कि भारत जो है खुद अभी बहुत आर्थिक स्थितियों से जूझ रहा है, भारत को खुद अभी और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, हमारा सब कुछ खत्म हुआ हुआ था। अगर बैंकों के बारे में बात करेंगे तो 555 बैंक जो थे पूरे बैंकरप्ट हो चुके थे जब तक ब्रिटिशर गए थे तब तक। दूसरी बात, हमारे लोग जो थे वो मारे जा रहे थे, हमारे ही लोग हमसे अलग होके पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद एक नफरत की गूंज थी जो फैल रही थी। तीसरी तरफ हम हर तरीके से एक्सटर्नल एग्रेशन का वॉर के रूप में सामना कर रहे थे। कश्मीर में जिस तरीके से हमारे लोग मर रहे थे, उस टाइम पे 55 करोड़ रुपए देना सही नहीं है। लेकिन गांधी जी की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा, उनके अनशन, आमरण अनशन के आगे सबको झुकना पड़ा, और 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए नहीं पड़े। कुछ प्रेस के बारे में अगर बात करें तो इंडिया में सिर्फ 7 प्रेस हुआ करते थे। पटेल साहब ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो एक भी प्रेस जो है वो नहीं देंगे पाकिस्तान को। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने गुस्से में कहा कि तो वो बंटवारा किया क्यों, पाकिस्तान गए क्यों? इंडिया का पार्ट थे, सब कुछ इंडिया का थे, तो इंडिया में ही रहते। यहाँ पे सीन जिस तरीके से बहुत सारे अल्पसंख्यक जो थे, बहुत सारे लोग जो थे जो पाकिस्तान चले गए थे, वो बाद में वापस लौटते हैं इंडिया की तरफ। बहुत लोगों को मौका मिल पाया, बहुत लोगों को मौका नहीं मिल पाया। अगर आप जगन्नाथ मंडल जी की अगर आप वो पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा, उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है कि वो 1 साल जो उन्होंने बिताया पाकिस्तान में वो कैसा था और क्या रहा था। खैर 1955 में ही उनके जो गवर्नर थे वो यहाँ आते हैं पाकिस्तान के, और यहाँ के दौरे पे आते हैं, अपनी प्रोफेसर की वाइफ से मिलने जाते हैं हैदराबाद में, लखनऊ आते हैं मज़ार पे, वहाँ पे फूट फूट के रो पड़ते हैं। चलने की स्थिति में नहीं थे जब गवर्नर जनरल वहाँ के जब यहाँ आते हैं इंडिया, लेकिन अब प्रोफेसर की वाइफ से मिलने जाते हैं। तो शुक्र था कि एक औरत थी, वो जाती है ऊपर से प्रोफेसर की वाइफ को नीचे बुला के लाती है, उनसे मिलवाती है। खैर कुछ इस तरीके का ही बहुत सारे जो सीन थे, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान पे जब विभाजन का जब वक्त था। ये वही 55 करोड़ रुपए थे, ये वही रुपए थे जिसको लेके बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आपत्तियां थी कि भारत खुद अभी आर्थिक स्थितियों से जूझ रहा है। क्या इस वक्त पे ये पैसे देना सही है? क्या उस वक्त पे आमरण अनशन पे जाना और उन्हें पैसे प्रोवाइड कराना किस हद से, किस लहेजे से सही था? कहाँ की और कैसी मोरल पॉलिसी के रूप में दर्शाता था? चलिए तो मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में, कुछ ऐसे ही आगे की वीडियोस के बारे में, कुछ ऐसे ही जानकारियों को लेके आपके सामने आते रहेंगे।
थैंक यू एवरीवन, चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।